Assalamualaikum, my dear students. How are you all, my dear? I hope and pray to Almighty Allah that every one of you are fine. Dear students, as you know that हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और इस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बेटा हमने दो टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, यानी कि दो वीडियो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए। क्या क्या रेस्पिरेशन क्या होती है, हाउ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन किसको कहेंगे, ब्रीदिंग किसको कहेंगे, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और जो हमारा कल वाला वीडियो लेक्चर था बेटा उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो आपको याद रखना है, दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कोई भी वो सबस्ट्रेट या फूड जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और सेल को एनर्जी देता है, बेटा उसे हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के एग्जांपल मैंने बताए थे बेटा, प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, क्यों? क्योंकि एनर्जी देता है सेल को। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ऑर्गेनिक एसिड है, मगर बेटा विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, वाटर नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सेल के अंदर कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। उनको हमने नाम दिया था नॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने बोला था अगर सबस्ट्रेट यूज होता है, कौन सा सबस्ट्रेट यूज होता है बेटा? अगर कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है, अगर फैट यूज हो रहा है तो हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और अगर बेटा प्रोटीन यूज हो रहे हैं तो हमने नाम रखा था प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दूसरा बोला था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो बेटा क्या नाम देंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या नाम देंगे माय डियर? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा अपनी जो ये एनर्जी है उसको हमेशा एक्साइटेड स्टेट पे रखिए, क्योंकि जब एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी आपके पास होगी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंसान लेजी होता है, जो इंसान ज्यादा पैसिव होता है, वो ज्यादा कुछ करता नहीं है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, खासकर जो मेरे बच्चे हैं क्लास 11th के, मैंने आपको ऑफलाइन भी पढ़ाया है, उसी वक्त मैंने ये ऑब्जर्व किया बीइंग ए टीचर कि आप सभी अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अच्छे से लेक्चर उसको वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मगर एक चीज जरूर कहूंगा, एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस बेटा जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपने बहुत बार पढ़ा है, इसलिए मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैकेनिज्म जरूर समझाऊंगा, लेकिन डिफरेंस आप खुद से लिखकर लाएंगे। ठीक है बेटा, तो विदाउट वेस्टिंग योर मच मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। डेफिनेटली नीट में एक क्वेश्चन आता है इसे डेफिनेटली, और इतना छोटा है और इतना इजी है ये टॉपिक, आपको पढ़ते ही बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। क्या है बेटा टॉपिक? टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, QUOTIENT, या लिख सकते हो कोएफिशिएंट, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, जो से भी लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर ये कहां पे है एनसीईआरटी में? बेटा यहीं पे बोल देता हूं। एनसीईआरटी जब खोलोगे पेज नंबर 236 देखना, वहां पे आपको ये मिलेगा द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। बेटा इसको शॉर्ट करके हम लिखते हैं RQ। तो बेटा अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज RQ, योर आंसर इज रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। क्यू से भी लिखा जाता है या सी से भी लिखा जाता है, लिखे किसी से भी, हमें तो मतलब है कंसेप्ट से, व्हाट एक्चुअली रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इज। बेटा याद रखना रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या है। उससे पहले अगर मैं बताऊं आपको बेटा, जब रेस्पिरेशन होती है बेटा मुझे बताओ सेल किस गैस को कंज्यूम करती है? और बेटा रेस्पिरेशन के वक्त कौन सा गैस कंज्यूम होता है? ऑक्सीजन। और कौन सा गैस इवॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, वो मेरे लाल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अलग, रेस्पिरेशन अलग। फोटोसिंथेसिस में कार्बन यूज, ऑक्सीजन बाहर, लेकिन रेस्पिरेशन में बेटा बराबर एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स में भी दैट इज ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी रेशो को, कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, उसी को हमने नाम क्या दिया? रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। बेटा डेफिनेशन पे आते हैं, क्या है RQ? तो अगर मैं शॉर्ट करके लिखूं, इट इज द रेशियो ऑफ
It is the ratio of volume of CO2, that is carbon dioxide, liberated. कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुआ, याद रखोगे इवॉल्व्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, एंड वॉल्यूम ऑफ O2, या शॉर्ट करके लिखेंगे ऑक्सीजन, सीधे ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ठीक है बेटा, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इसको आप क्या नाम दोगे माय डियर? इसी को नाम तो दोगे ना RQ। एंड व्हाट इज RQ? रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। शॉर्ट करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखो बेटा शॉर्ट करके लिखो, RQ इज इक्वल टू क्या? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है। फिर किसमें है ना, इसको रखो ब्रैकेट्स के अंदर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, याद रहेगा क्या? व्हाट इज RQ? कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसी को हम बोलते हैं RQ। अब बेटा ये RQ के बारे में क्या पॉइंट याद रखोगे? पॉइंट्स कुछ मेन है जो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्या RQ है, प्रोटीन का क्या है, फैट का क्या है, ऑर्गेनिक एसिड का क्या है, हर एक के बारे में होगा। ठीक है, सब्र रखिए, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बेटा RQ का देखते हैं, ये क्या है RQ? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। बेटा इट डिपेंड्स अपॉन, इट का मतलब यहां है RQ, इट डिपेंड्स अपॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। किस पे डिपेंड करता है माय डियर? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे। आप किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं? अगर आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं RQ वैल्यू कुछ और होगा, अगर आप फैट की बात कर रहे हो RQ वैल्यू कुछ और होगा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो RQ वैल्यू कुछ और होगा। वो क्या होगा आपको अभी पता चलेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है RQ किस पे डिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे। कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मतलब किसका वैल्यू क्या है, तो वो भी लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद देखिए क्या वैल्यू है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे रिलेटेड दिस, क्या नाम लिखोगे आप? इसका क्या वैल्यू होगा, RQ का वैल्यू क्या आता है? तो लिखोगे जो RQ का वैल्यू है बेटा, RQ का वैल्यू क्या आता है, अलग अलग आएगा, वो आगे देखेंगे, मगर पहले याद रखोगे ये 1 भी हो सकता है RQ का वैल्यू, तो ब्रैकेट में लिखोगे यूनिटी। बाद में दिखेंगे किसमें 1 आता है RQ, किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में। ये बेटा लेस देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। बेटा ये RQ का वैल्यू मोर देन 1 भी हो सकता है। बेटा ये RQ का वैल्यू इंफिनिटी भी हो सकता है। समझ आ रहा है बेटा? क्या हो सकता है? इंफिनिटी। और ये RQ का वैल्यू बेटा 0 भी हो सकता है। तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे? किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का RQ वैल्यू 1 है, किसका लेस देन 1 है, किसका मोर देन 1 है, किसका इंफिनिटी है और किसका 0 है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं RQ वैल्यू फॉर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटा RQ, मैंने इधर तो लिखा है RQ वैल्यू, अब इसको आगे से लिखेंगे RQ वैल्यू फॉर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, फॉर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। RQ वैल्यू देखेंगे बेटा डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और मेरे प्यारे याद रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में आता है, बोर्ड में भी आता है। यदि अगर आप प्रीवियस जो बोर्ड हुआ ना क्लास 11 का, उसका पेपर देख लेना, वहां क्वेश्चन आया था RQ वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, आप देख लेना वो पेपर, तो आज आपको पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना है।
तो बेटा अगर मैं कार्बोहाइड्रेट में एग्जांपल ले लूं ग्लूकोज की, इसके एग्जांपल ले लूं ग्लूकोज। चलिए बेटा रिएक्शन लिखते हैं नीचे, C6H12O6 क्या है बेटा, इट इज अ केमिकल फार्मूला ग्लूकोज। इसके साथ जब क्या मिलता है ऑक्सीजन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल हैपन, क्या बनता है बेटा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या मिलता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो प्लस क्या मिलती है एनर्जी। वो बेटा किस फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। चलिए बेटा लगा इसका R3, नीचे लगाओ R3 है। अब आप बोलोगे सर R3 भूल गए, वो बोला नहीं है बेटा, R3 का मतलब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो बताना कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ 6, तो लिखना बेटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो बोलना कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। वो बेटा रिएक्शन की तरफ देख, कितना ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, सो 6 माइनस R 6 क्या आया 1, तो 1 लिखो या क्या लिख सकते हो यूनिटी। तो अगर आज से कोई क्वेश्चन पूछेगा रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताइए, तो क्या आंसर आएगा बेटा यूनिटी, और यू कैन से 1। तो यही क्वेश्चन आया था अभी जो हाल ही में क्लास 11 का क्या हुआ था एग्जाम हुआ था, और नीट में भी ये बहुत बार आया है। द रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1, मोर देन 1, लेस देन 1, इनफिनिटी, द आंसर इज 1। समझ आ गया। तो चलिए ये हमने पढ़ लिया पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट इज कार्बोहाइड्रेट। चलिए बेटा दूसरा पढ़ते हैं दैट इज फैट्स। चलिए बेटा फैट्स को देखते हैं। अब फैट्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि फैट्स का भी आर्ग्यू पूछा जाता है। नंबर सेकंड, अब किसका देखेंगे बेटा फैट्स का। फैट्स में आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में एग्जांपल लिया था ग्लूकोज। फैट तो बहुत सारी है बेटा, है ना। चलो एक का लेते हैं जो कॉमन है, ट्राइपाल्मिटिन, PALMITIN। अब आप बोलोगे सर ये ट्राइपाल्मिटिन क्या है, तो बेटा ग्लूकोज क्या था कार्बोहाइड्रेट, ट्राइपाल्मिटिन क्या है फैट है, ठीक है। तो इसकी फार्मूला क्या है, अब इसका हमें क्या देखना है R3, हमें फैट का देखना है ना, तो चलिए R3 देखते हैं, मगर उसके लिए पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो ट्राइपाल्मिटिन की फार्मूला है 2, फिर ब्रैकेट करोगे, इसमें कार्बन होते हैं बेटा 51, हाइड्रोजन होते हैं 98 और ऑक्सीजन होते हैं 6, ठीक है बेटा। तो इसको नीचे लिखोगे आप ट्राइपाल्मिटिन बेटा। इसके साथ जब मिल जाते हैं कितने 145 ऑक्सीजन, इसलिए मैंने कल आपको बोला था कि सेल प्रेफर किसको करते हैं ग्लूकोज। अब देखो बेटा इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितने ऑक्सीजन लेता है 145, इसीलिए सेल इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करती। सेल इसको तब प्रेफर करेगी जब बॉडी के अंदर क्या नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, तब जाके इसकी बारी आती है। तो ट्राइपाल्मिटिन क्या है बेटा फैट, इसका हमने क्या कराया ऑक्सीडेशन कराया ना, यानी कि रेस्पिरेशन करा रहे हैं। कौन सी रेस्पिरेशन एरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें क्या होगा बेटा, तो जब इसमें आप देखोगे इसमें क्या निकलता है, इसमें निकलते हैं 102 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस निकलता है बेटा 98 वाटर प्लस निकलते हैं बेटा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बना इसका बेटा R3, इसका R3 क्या आएगा मेरे लाल, क्या आएगा ऊपर क्या लिखते हैं वो बेटा, इस साइड में क्या लिखते हैं न्यूमरेटर साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे उधर देखना बेटा 102, कितना ऑक्सीजन 145, ठीक है। तो जब आप 145 ठीक है ना, इसको डिवाइड करोगे 102 से तो क्या आएगा, वो क्या रेशो आएगा अगर आप देखोगे, ये खुद से भी कर सकते हो 102, ठीक है, जिस तरह आपने उससे पहले देखा था 6 डिवाइड बाई 6, यहां है 102 डिवाइड बाई 145, तो क्या आंसर आता है आप मुझे बताइए। तो 0.7 बेटा 0.7 आ गया। अब मुझे बताओ 0.7 लेस देन 1 है या मोर देन 1, तो फिर लिखोगे लेस देन 1। तो अगर आज से आपको कोई पूछेगा बताइए R3 फॉर फैट क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा लेस देन 1, ठीक है। जैसे आपने इससे पहले क्या पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का क्या था
बराबर 1, ठीक है। अच्छा फैट में क्या आता है, लेस देन 1, दैट इज 0.7। बेटा इसी के साथ थर्ड लिखना, नंबर थर्ड, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ए लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसको हम सीधे याद ही रखेंगे, सीधे वैल्यू, क्योंकि उसकी फार्मूला जो है बड़ी बड़ी है, तो हम शॉर्ट करके लिखेंगे इनका वैल्यू क्या आता है। तो एनसीईआरटी लिखती है प्रोटीन्स का जो आरक्यू है वो है 0.9, तो ये भी तो बेटा क्या हुआ, लेस देन 1। अच्छा ये नीट में आया था बेटा, बताइए प्रोटीन्स और फैट्स का आरक्यू क्या है, तो क्या याद रखोगे, लेस देन 1। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आएगा तो इसका कितना आता है फैट का 0.7, और अगर प्रोटीन्स का देखेंगे तो कितना आता है बेटा 0.9। याद रहा, शाबाश। आइए नेक्स्ट पे, दैट इज नंबर 4 लिखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का देखते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड अभी तक कौन कौन सा हो गया बेटा, कार्बोहाइड्रेट, उसके एग्जांपल हमने ली ग्लूकोज। दूसरा फैट्स, उसका एग्जांपल हमने क्या लिया, ट्राइपालमेटेड। तीसरा प्रोटीन्स, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 पे, ऑर्गेनिक एसिड्स। अच्छा मुझे बेटा ये बताओ, इज ऑर्गेनिक एसिड ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और नॉट? तो बेटा ऑर्गेनिक एसिड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है या नहीं है, बोलो ना हाँ, क्यों, क्योंकि ये भी तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड का, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, बेटा ये जो मैलिक एसिड है ना, ये फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने कभी एप्पल खाते हो तो एप्पल के अंदर ये एसिड होता है, दैट इज मैलिक एसिड, बट दिस इज ऑर्गेनिक एसिड, नॉट इनऑर्गेनिक। Inorganic ones are dangerous, like the sulfuric acid, like the nitric acid, but these are organic acids, and these organic acids are very useful to us because they will provide energy to our body as well as to the plants, ठीक है ना, प्लांट्स को भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बेटा मैलिक एसिड का क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला, इसकी क्या केमिकल फार्मूला है। जैसे ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6, तो लिखिए इसकी फार्मूला, इसमें होता है C4H6O5। नीचे लिखो मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है बेटा। जब इसके साथ कितने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये क्या होगा, इसमें ये इससे निकलते हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस बनती है एनर्जी। वो किस फॉर्म में बनेगी, वही इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। निकालो इसका बेटा आरक्यू निकालो। आरक्यू क्या लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने 4। नीचे क्या लिखोगे, ऑक्सीजन, कितने बेटा 3। तो जरा काट के दिखाना, 3 1 3, फिर वहां पे आ जाता लगभग कितना आएगा 1.3। बेटा 1.3 लेस देन 1 है या मोर देन 1, तो लिखो ना बेटा मोर देन 1। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का आरक्यू क्या है बेटा, मोर देन 1। चलिए बेटा थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूं। कार्बोहाइड्रेट का बराबर 1, प्रोटीन और फैट का लेस देन 1, अगर एग्जैक्ट वैल्यू फैट का 0.7, अगर मैं बताऊं किसका प्रोटीन का 0.9, ठीक है बेटा। अच्छा ऑर्गेनिक एसिड का कितना आया 1.3, इट मींस दैट मोर देन 1, ठीक है। चलिए ये हो गए कितने 4। आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 लिखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसका आरक्यू वैल्यू देखते हैं बेटा। नंबर 5 इज anaerobic respiration. What is anaerobic respiration? The respiration which takes place in absence of oxygen. ठीक है ना, इसी को बोलते हैं anaerobic respiration। क्या आपने कभी नाम सुना है anaerobic respiration? बेटा इज आल्सो कॉल्ड fermentation। और बेटा ये भी याद रखना, इसका एक और नाम है fermentation। क्यों? क्योंकि इसमें आप शुगर से आप आगे भी ये पढ़ोगे एसिड बनाते हो। अगर आपने क्लास 10 में थोड़ा आइडिया होगा, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, अगर यीस्ट से एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो अल्कोहल बनाता है। अगर हमारे मसल्स में हो रही है ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो इसका मतलब है एनारोबिक रेस्पिरेशन में एसिड भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है, ठीक है। ये आप आगे भी देखोगे। तो इसका मतलब है जब शुगर से, ग्लूकोज से या तो एसिड बने या तो अल्कोहल बने, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, fermentation. That is why anaerobic respiration is also called as fermentation. तो चलो देखते हैं anaerobic respiration का क्या देखना है, आरक्यू। चलिए लिखते हैं पहले फॉर्म ए, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। अब बेटा इसमें तो anaerobic respiration है, ऑक्सीजन यूज होगा,
वो नहीं होगा ना बेटा, तो सीधे क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, और इसका ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगा आपको, चलो मान के चलते हैं ये यीस्ट करा रहा है, तो बनेगा क्या C2H5OH प्लस क्या निकलेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस क्या निकलेगी बेटा एनर्जी, वो भी किस फॉर्म में, ATP में। वो पढ़ा होगा थोड़ा तो आइडिया होगा इसका, किसमें, क्लास 10th में। इसको क्या नाम बोलते हैं, इथेनॉल। ठीक है बेटा, अब इसका आरक्यू देखो, बता बेटा कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकला, 2, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ, 0 ऑक्सीजन, 0 तो अगर एनी कोई भी वो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफिनिटी, तो क्या आएगा, वैल्यू इज इनफिनिटी, तो हम लिखेंगे इनफिनिटी, जिसको हम डिनोट ऐसे करते हैं। तो बेटा याद रहा, एनारोबिक रेस्पिरेशन का आरक्यू क्या है, इनफिनिटी। क्यों, अगर कोई बोलेगा क्योंकि ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड मगर रिलीज होता है, 0 ऑक्सीजन मगर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब हो गया इनफिनिटी। चलिए बेटा लास्ट वाला करते हैं, तो इसका है नंबर 5, दैट इज आरक्यू कब 0 होगा, आरक्यू नंबर 6 लिखना, आरक्यू इज 0, आरक्यू इज 0। अब आप देखना ये आरक्यू 0 कब होगा और कितने होगा। अब हम लिखेंगे नंबर 6, आरक्यू इज 0। बेटा ये आपको तब मिलेगा, थोड़ा सा आइडिया देता हूं पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या आपको याद होगा जब हमने कैम्प साइकिल पढ़ा था, ग्रेसुलेशन एक्सेल मेटाबॉलिज्म, मैंने उस वक्त क्या बोला था, ये जनरली हमें देखने को मिलता है ज़ीरोफाइट्स में, लाइक कैक्टस, ओपनशिया में। वो क्या काम करते थे, दिन में सुडोमेटा को क्लोज करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते थे, रात में, क्योंकि उनका सुडोमेटा कब ओपन होता था, नाइट में होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तो लेते हैं, ठीक है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब याद क्या रखना है, रेस्पिरेशन तो करेंगे ना बेटा, सेल को तो रेस्पिरेशन करना है। अब सेल क्या काम करेगी, ऑक्सीजन का तो यूज करेगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज, क्यों, क्योंकि बेटा उनको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम है ना, दिन में तो बेचारे ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, दिन में तो सुडोमेटा को क्लोज करके रखते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, है ना, मगर रेस्पिरेशन तो करेंगे ना बेटा, रेस्पिरेशन तो करेंगे। अब जब रेस्पिरेशन करेंगे ऑक्सीजन का कंजम्पशन तो होगा, ऑक्सीजन को ले लेंगे, कंजर्व करेंगे, जो किसे बनेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या बाहर से, अगर बाहर से नहीं आएगा लेकिन फोटोसिंथेसिस से अंदर तो बन रहा है ना, लाइट रिएक्शन हो रही है, तो ऑक्सीजन का यूज करेंगे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करते हैं। आप देखना वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करते हैं, वेदर, क्योंकि देखो दिन में बंद, रात में तो अंदर ही लेकर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका मतलब ये हो गया, आरक्यू तब 0 होगा, आरक्यू तब 0 होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा मगर ऑक्सीजन कंजम्पशन होगा। तो लिखना है इट इज फाउंड इन those cases where oxygen is consumed, ऑक्सीजन तो कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इवॉल्व्ड, एग्जाम्पल लिखा बेटा, सेक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स, SUCCULENT, सेक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स। अब बोलोगे ये सर सेक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स क्या है, ज़ीरोफाइट्स क्या हो गए, वो प्लांट जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। सेक्यूलेंट का मतलब हो गया जो पानी को रिटेन करे, स्टोर करके रखे पानी को, इनको बोलते हैं सेक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या लिखोगे ब्रैकेट में, कैक्टस, और कैक्टस का बॉटनिकल नेम क्या है, ओपनशिया। चलिए बेटा इसका आरक्यू फिर क्या होगा, थोड़ा आप आइडिया लगा बेटा, यानी कि ऑक्सीजन तो निकलेगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, अब कितना होगा उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे याद रखना ऑक्सीजन तो इवॉल्व होगा मगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0 होगा, मतलब वो नॉट इवॉल्व, उसको वो मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं, सॉरी गलत हो गया, ऑक्सीजन कंज्यूम तो होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम तो होगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 0 इवॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व नहीं करते हैं जी, ठीक है। तो आपको खुद याद रखना है, ऊपर क्या है 0, तो क्या आएगा 0 ही आएगा।
आई होप दैट ये आज तो अब आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक फाइनल टाइप देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, आरक्यू का मतलब होता है जब रेस्पिरेशन होती है, पहले तो ये याद रखो, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस रेशियो को हम बोलते हैं आरक्यू, जिसका फुल फार्मूला है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। ये रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे, किस सबस्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, और इसका वैल्यू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, 0 हो सकता है। बेटा अब क्या याद रखोगे माय डियर, सुनना जरूर। अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड 6 बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन भी 6 ही यूटिलाइज होते हैं, तो वैल्यू आता है 1। तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू 1 है। उसके बाद हमने पढ़े थे फैट्स। फैट्स में हमने लिया था एग्जांपल ट्राइपाल्मिटिन। वहां पे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हमने देखा कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऑक्सीजन, फाइनली हमें पता चला वहां वैल्यू आया था आरक्यू 0.7, दैट इज लेस देन 1। प्रोटीन जो है उनका आता है 0.9। ये भी आप इंपॉर्टेंट चीजें याद रखोगे। तो चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो, इन दोनों का लेस देन 1 आता है, इतना याद रखना। एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो फैट का मैंने बता दिया 0.7 और प्रोटीन का 0.9। ठीक है, अब एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड हमने लिया था मैलिक एसिड, आपने खुद देखा वहां वैल्यू आया था 1.3, दैट इज मोर देन 1। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन, वहां ऑक्सीजन तो यूज होता ही नहीं है बेटा, तो वहां पे जो हमारा वैल्यू आया था आरक्यू का वो क्या था, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन यूज नहीं होता है मगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसी का उल्टा कौन है, जिसका वैल्यू क्या आता है 0, और ये 0 किन में मिलता है, सेक्युलर ज़ीरोफाइटस लाइकोपंशिया में। शायद अगर आपको ये क्लियर ना हो थोड़ा और बताऊंगा बेटा। सेक्युलर ज़ीरोफाइटस ओपनशिया कैम वाले हैं, कैम साइकिल वाले। ये दिन में क्या काम करते हैं बेटा, सिटोमेटा को क्लोज करते हैं। तो दिन में सिटोमेटा से न पानी अंदर से बाहर जा सकता है, न बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकता है। लेकिन रात में क्या करते हैं, ओपन। जो ही ओपन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, चलो ठीक है। मगर मुझे एक चीज बताओ, लाइट जब होगी दिन में लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन तो निकलेगा ना, वो ऑक्सीजन ये यूज करेंगे कौन, सेक्युलर ज़ीरोफाइटस, ठीक है ना, कैम साइकिल वाले, मगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करेंगे। अब बोलोगे सर क्यों नहीं करेंगे, बेटा सिटोमेटा क्या है, क्लोज है ना, ऑक्सीजन तो अंदर से यूज हो रहा है मगर सिटोमेटा क्लोज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्वेशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड 0 इवॉल्व हो रहा है मगर ऑक्सीजन तो कंजर्व हो रहा है। और इसका आंसर क्यों आया 0, क्योंकि ये ऊपर क्या लिखा है 0, अगर नीचे 0 होगा तो इन्फिनिटी, ऊपर 0 है तो देन इट इज 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो अब लास्ट वाला पॉइंट लिखोगे, उसके बाद जो आजान भी हो रही है नमाज के लिए जाएंगे, आज फ्राइडे है। तो बेटा लास्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी में भी आ सकता है ये पॉइंट, तो लिखना ये पॉइंट क्या लिखा है, दैट प्योर प्रोटीन्स are never used as respiratory substrates। ये डायरेक्ट आई है, मैंने वहीं से देखी है और ये एग्जाम में आई है एक बार। Pure proteins and fats are never used as respiratory substrates। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब क्यों प्योर प्रोटीन्स और प्योर फैट्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर यूज नहीं होते हैं बेटा, इसलिए क्योंकि जनरली जो प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसमें मिक्सिंग होती है, वो जनरली यूज होता है, प्योर वाले जनरली हम यूज नहीं करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद मुझे हिसाब से आज रखते हैं इतना ही, और शॉर्ट में यही कहूंगा आरक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका वैल्यू पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 236 पे इसको देखिएगा, जो पॉइंट्स वहां नहीं लिखे हैं यहां से ऐड करते जाइएगा। रखिए अपना ध्यान, अपने पेरेंट्स का ध्यान, और हमें भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।